हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉ विथ अभी। और आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 11। सेक्शन 11 करने से पहले मैं आपको बता दूं, सेक्शन 10 में हमने किया था कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन। तो एक तरह से अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 11। और सेक्शन 11 का यदि हम शॉर्ट टाइटल देखें तो ये बोला है रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। तो इस सेक्शन में हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन हैं जो उसको मतलब एक तरह से रेपग्नेंट कर रहा है कि इंटरेस्ट क्रिएट। तो किस टाइप का इंटरेस्ट को ये एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। तो उसमें कुछ इस तरह से ट्रांसफर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। तो अब अगर हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ बैरेक का देखें तो ये बता रहा है where on a transfer of property an interest therein is created absolutely। तो देखिए यही बता रहा है created absolutely in favor of any person, but the terms of the transfer directs that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner. He shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमें ये बता रहा है कि अगर थ्रू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में यदि आपको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, किसी भी पर्सन के फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, तो अब मैं आपको बता दूं कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कैसे किया जाता है। तो कोई भी थ्रू बाय एनी मींस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे वो सेल डीड के थ्रू आप कर रहे हो या गिफ्ट के थ्रू कर रहे हो, थ्रू गिफ्ट डीड, या फिर एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हो, तो इन सब के थ्रू क्या हो रहा है कि आपको एक तरह से एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है। सपोज कीजिए इस केस में ए जो है बी को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, एक्स नाम का प्रॉपर्टी सेल कर रहा है बी को, तो थ्रू सेल डीड जो भी ट्रांसफर करेगा एक्स प्रॉपर्टी को, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि बी के पास जो प्रॉपर्टी एक्स जा रही है, जितना राइट पहले ए के पास था रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एक्स, वो सारे राइट बी के पास जा रहा है। कोई ऐसा राइट ए के पास नहीं बचता है। यही होता है जो एलियनेशन के केस में हमने पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टी जो ऑनर जो प्रीवियस ऑनर था, जो ट्रांसफर था, उसके पास कोई राइट नहीं बचता है। तो यही बोलते हैं इसमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट यही होता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितना भी राइट होता है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो उस केस में सेक्शन 11 अप्लाई हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि अगर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है किसी पर्सन के फेवर में, तो उसके बाद और उस एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद भी ट्रांसफर क्या बोल रहा है कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ऐसा टर्म्स बनाता है उस डीड में, थ्रू सेल डीड मान लेते हैं, सेल के थ्रू मान ले रहे हैं कि प्रॉपर्टी बिक हो गया है, तो उस सेल डीड में कुछ ऐसा टर्म्स बता रहा है कि आपको प्रॉपर्टी किस तरह से यूज करना है। इस तरह का कुछ पार्टिकुलर मैनर यदि बता रहा है, तो ऐसा इस सेक्शन के तहत मान लिया जाएगा कि ऐसा कोई पार्टिकुलर मैनर जो डायरेक्शन दे रहा है ट्रांसफरर जो है, तो मान लिया जाएगा कि ऐसा कोई डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। और बी जो भी ऑनर बनेगा उस प्रॉपर्टी का, जो ट्रांसफरी है इस केस में, मान लिया जाएगा उस प्रॉपर्टी एक्स से रिलेटेड उसके पास सारा राइट है जो प्रीवियस ऑनर जो ट्रांसफर था जो उसके पास था। और इसमें जो ट्रांसफर ए है वो ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगा सकता कि आप इस हिसाब से इसको यूज कीजिएगा। तो इसीलिए इस केस में सेक्शन 11 अप्लाई हो रहा है। तो अब हम चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले ये है सेक्शन 11। सेक्शन 11 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, शॉर्ट टाइटल इसका ये बोल रहा है रिस्ट्रिक्शन रेपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड देयरइन। तो चलिए हम सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्शन से तो आप समझ रहे हैं रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, मतलब किसी तरह का आप उस पर रोक लगा रहे हैं। रेपग्नेंट होता है कॉन्ट्रेरी।
अपोज करना, कॉन्ट्रेरी होना किसी चीज का। तो इंटरेस्ट क्रिएटेड, जो ये इंटरेस्ट है इस सेक्शन में, सेक्शन 11 का बात कर रहे हैं, हमेशा इस सेक्शन में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा, तभी ये सेक्शन अप्लाई करेगा। ऐसा कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, कैसा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, जो कि जिसपे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, जो कि कॉन्ट्रेरी है एब्सोल्यूट। क्योंकि एब्सोल्यूट, आप यदि किसी प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ऑनर बनते हैं तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके पास सब कुछ का राइट होना चाहिए। तो उस चीज पे कोई कॉन्ट्रेरी, उस चीज पे रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं लगा सकता है। तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, इसमें जो मैंने आपको पहले बताया उसको मैं डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, इलस्ट्रेशन के थ्रू। ये जो है, ये मान लीजिए प्रॉपर्टी एक्स है, ठीक। ये सेल डीड के थ्रू बी को दे रहा है, यहां पे ये हो गया ट्रांसफरर, और ये है ट्रांसफरी। आप हमेशा याद रखिए, जहां भी ओ आर होगा वो उस केस में ट्रांसफर कर रहा है तो ट्रांसफर्ड होगा, और जिसके पास जा रहा प्रॉपर्टी हमेशा वो ट्रांसफरी होगा। अगर यही मान लीजिए ये गिफ्ट का केस होता तो ये डोनर हो जाता, जो ट्रांसफर कर रहा प्रॉपर्टी, और यहाँ पे भी डोनी हो जाता। जैसे मॉर्गेज के केस में मॉर्गेजर और मॉर्गेजी होगा, आगे हम पढ़ेंगे। गिफ्ट का अलग से एक चैप्टर आएगा, वो भी पढ़ेंगे हम। मॉर्गेज का आएगा प्रॉपर, तो वो भी पढ़ेंगे। मॉर्गेजर मॉर्गेजी हो जाएगा, यहाँ डोनर हो जाएगा, यहाँ डोनी हो जाएगा। तो अभी हम सेल डीड के बारे में एग्जांपल ले रहे हैं, सेल डीड जिससे हमको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसको? बी के फेवर में। तो ये ए है ट्रांसफर, बी है ट्रांसफरी। एक्स प्रॉपर्टी जो है सेल डीड के थ्रू बी को गया। तो अब इस सेल डीड में ऐसा बोल रहा है कि अगर इसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है तो कुछ ऐसा टर्म्स लगा रहा है इस सेल डीड। मान के चलिए ये सेल डीड है, सेल डीड, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि मान लीजिए फर्स्ट नंबर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि एक्स जो प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं आप इसको सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कीजिएगा। पहला रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि मैनर, किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और मान लीजिए दूसरा बोल रहा है कि आप इस प्रॉपर्टी को सिर्फ आप ही यूज कीजिएगा फॉर योर पर्सनल यूज के लिए। मतलब आप किसी को फर्दर एलियनेट नहीं कर सकते प्रॉपर्टी, या फिर आप इस प्रॉपर्टी को लीज नहीं दे सकते, इस टाइप का यदि कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है सेल डीड के थ्रू, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि सेल डीड के थ्रू ऐसा कोई टर्म्स जो है ए ने नहीं लगाया है, और इस प्रॉपर्टी जो एक्स है इसका एब्सोल्यूट ऑनर है बी, और बी चाहे इस प्रॉपर्टी से जो ए कर सकता था वो सब कुछ भी कर सकता है। मतलब जो भी मालिकाना हक था ए के पास किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यदि किसी के पास वो एब्सोल्यूट ऑनर है तो वो उसका फुल्ली इंजॉय कर सकता है। इन व्हाट मैनर ही और सी वांट टू एंजॉय, लाइक वो एलियनेट कर सकता है प्रॉपर्टी को, पोजेशन पोजेस कर सकता है, इंजॉय कर सकता है, वो प्रॉपर्टी को चाहे तो डिस्ट्रॉय करे, कुछ भी करे, बी के पास वो राइट है। तो ये बोल रहा है फर्स्ट पैराग्राफ। तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ऐसा कोई कंडीशन जो है, कोई पार्टिकुलर कंडीशन जो है ए नहीं लगाया है, और बी जो है इस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ऑनर है। ये पैराग्राफ फर्स्ट बोल रहा है। आई होप आपको फर्स्ट पैराग्राफ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको अब तक का कहीं भी अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और अगर कोई और डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ad.kr.abhishek, और आप हमें वहां पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं। जरूर हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दें। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो ये हुआ आपका जनरल प्रोविजन था जो पैराग्राफ फर्स्ट में था। इस चीज का कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है। तो अब हम देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है।
इसका पैरा टू जो है, पैरा टू ये बोल रहा है, देखिए पैरा टू का डायरेक्ट रीडिंग हम पहले कर रहे हैं। पैरा टू में बोल रहा है वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ लैंड, one piece of immovable property for the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece of such property. Nothing in this section shall be deemed to affect any right which the transfer may have to enforce such direction or any remedy which he may have in respect of a breach thereof. तो चलिए अब हम बता रहे हैं कि आपको सिंपल लैंग्वेज में सेकंड पैराग्राफ क्या बोल रहा है। सेकंड पैराग्राफ ये बोल रहा है कि जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में जो अभी एग्जांपल लेके समझा था कि आपको ऐसा मान लिया जाएगा कोई जो है कंडीशन नहीं लगा है और बीच चाहे जिस तरह से चाहे वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है। तो इसमें ये बोल रहा है कि उसका एक तरह से ये हम बोल सकते हैं सेकंड पैराग्राफ ये एक्सेप्शन है, प्रोविजन टू द जनरल प्रोविजन जो सेकंड पैराग्राफ है। तो इसमें ये बोल रहा है कि किन किन केस में जो है ट्रांसफरर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, और ऐसे रिस्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोविनेंट बोलते हैं। कोविनेंट बोलता है एक तरह से एक लायबिलिटी है, प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ कंडीशन लगाना, रिस्ट्रिक्शन लगाना, इसी को हम लायबिलिटी बोलते हैं। इसको जो लीगल टर्म दिया गया है वो है कोविनेंट। तो देखिए इसमें क्या बोलना है, कोविनेंट है ये। तो देखिए कोविनेंट क्या होता है, कोविनेंट होता है एक तरह का रिस्ट्रिक्शन होता है। रिस्ट्रिक्शन जो हम लैंड के ऊपर लगाएं, सपोज जो प्रीवियस हमने एग्जांपल देखा उस केस में जो दो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे वो बोल सकते हैं हम एक तरह से एक रिस्ट्रिक्शन लगाए, वो कोविनेंट है। तो हम देखते हैं कोविनेंट कितने प्रकार के होते हैं। कोविनेंट बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव कोविनेंट होते हैं और एक निगेटिव कोविनेंट होते हैं। अब आपको इस टर्म से तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव कोविनेंट क्या होते हैं, निगेटिव कोविनेंट। निगेटिव मतलब तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कुछ ना करने को बोला जा रहा है। पॉजिटिव मतलब कुछ एक्शन है, इसमें आपको कुछ करना है, मतलब ऐसा ऐसा कोई एक्शन जो है पॉजिटिवली आपको करना है, तो उस ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। कोविनेंट से आप क्या समझते हैं? सबसे पहली बात आप इसको एक तरह से बोल दीजिए लायबिलिटी है या रिस्ट्रिक्शन है। और ये कैसे लगाएंगे? थ्रू द टर्म्स ऑफ द डीड। जिस डीड के थ्रू हम एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं उसके थ्रू हम कोविनेंट तो लगा सकते हैं। तो अब देखिए तो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव कोविनेंट और निगेटिव कोविनेंट। निगेटिव कोविनेंट में आपको कुछ करना नहीं होता है, इसको इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। निगेटिव चीजें इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको करना होता है। पॉजिटिव एक्शन इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ पॉजिटिव कोविनेंट। और जो ये निगेटिव कोविनेंट है इसको हम बोल सकते हैं बेनिफिट ऑन द लैंड, और पॉजिटिव कोविनेंट को बोला जाता है एक बर्डन ऑन द लैंड। अब देखिए बर्डन ऑन द लैंड क्यों बोला जाता है पॉजिटिव कोविनेंट को? क्योंकि इसमें आपको एक पॉजिटिव एक्शन रिक्वायर होता है, करना होता है। कुछ एक्शन जो है ट्रांसफरी के पास जो प्रॉपर्टी जाएगा, ट्रांसफर ने कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया, ऐसा कोविनेंट लगाया, ऐसा लायबिलिटी लगाया उस प्रॉपर्टी के ऊपर कि आपको कुछ पॉजिटिव एक्ट करना पड़ेगा। और निगेटिव कोविनेंट में कुछ नहीं आपको करना होगा, ऐसा मान लिया जाएगा उस इसको बेनिफिट्स ऑन द लैंड है। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे।
सबसे पहले अब हम देखते हैं पॉजिटिव कोविनेंट। देखिए पॉजिटिव कोविनेंट में आपको क्या होता है, कुछ एक्शन करना होता है ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रांसफरी, जिसके पास ये प्रॉपर्टी जाएगा उसको कुछ एक्शन करना होगा। ऐसा ये जो है ट्रांसफरर, सपोज कीजिए ये जो है ये देखिए इसमें क्या है कि दो एडजॉइनिंग लैंड है एक्स और वाई, ठीक। और एक केस लेते हैं, ये पहला एग्जांपल लेते हैं और ये है हमारा दूसरा। इसमें क्या है, एक मेरा प्रॉपर्टी है यहाँ और साइड में हम इसको वेल बना देते हैं। तो इसमें अब पॉजिटिव कोविनेंट और निगेटिव कोविनेंट हम समझ रहे हैं। तो देखिए पॉजिटिव कोविनेंट ये होता है, सपोज कीजिए दो तरह का प्रॉपर्टी, हम एग्जांपल लेने के लिए दो एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें हम आपको बताएंगे पॉजिटिव कोविनेंट और निगेटिव कोविनेंट क्या होता है। इसमें एक्स मान के चलिए ए जो है बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और मान के चलिए ये प्रॉपर्टी दो एग्जांपल नंबर 1 है और ये एग्जांपल नंबर 2 है। इस वाले केस में ये बोल रहा है कि हम आपको ये प्रॉपर्टी तो दे रहे हैं, ठीक। अब आपको यहाँ पे एक वेल है, इस वेल का कुआं है जिससे हम पानी निकालते हैं, इसको आपको क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। तो आपको क्या लग रहा है मेंटेन करना क्या है, एक मतलब आपका जो है एक्सपेंस इस पे खर्च होगा, मेंटेन करने में कॉस्ट तो लगेगा, हमें कोई भी चीज को हम मेंटेन करेंगे उस पर अपना खर्च लगेगा, कुछ एक्शन करना पड़ रहा है हमें। तो हम इस तरह का कोविनेंट है, मान के चलिए ट्रांसफरर ए बोला है कि इस प्रॉपर्टी पे हम जो आपको सेल कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी पे एक कुआं है, इसको आपको ट्रांसफर बोला कि आपको मेंटेन करना, ये आपके एक्सपेंस पे मेंटेन करना है। और कोई भी पर्सन सपोज अदर देन बी, बी तो यूज करेगा ही वेल का, अदर देन वेल यहाँ पे मोहल्ला में और भी बहुत सारे हाउस हैं, वहां से आदमी आएंगे इस वेल से पानी लेंगे, तो आप किसी को एक तरह से सबको लेने देंगे, लेकिन आप इनको मेंटेन कीजिएगा प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी वेल को आप मेंटेन कीजिएगा। तो इस तरह का यदि कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि आप इसको मेंटेन कीजिएगा, तो यदि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है तो ऐसा मान लिया जाएगा ये एक पॉजिटिव कोविनेंट है। तो पॉजिटिव कोविनेंट जो है प्रॉपर्टी के साथ जा रहा है, प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी है, तो एक्स प्रॉपर्टी पे वेल है, तो प्रॉपर्टी बिकेगा तो ये वेल भी साथ में जाएगा। तो इसको मेंटेन करना एक बोल सकते हैं ये पॉजिटिव एक्ट है, ऑन किसके थ्रू होगा, ये बी के थ्रू, जो ये ट्रांसफरी है, जो ये प्रॉपर्टी खरीद रहा है। तो ये प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो इसको ये मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव कोविनेंट का एक एग्जांपल है, पॉजिटिव कोविनेंट। अब लेते हैं नेगेटिव कोविनेंट का एग्जांपल। सपोज कीजिए इसी एग्जांपल में ए के पास जो है दो एडजॉइनिंग लैंड है, ठीक, एक्स और वाई। अब ये क्या कर रहा है, एक्स प्रॉपर्टी जो है, एक्स प्रॉपर्टी ए जो है, इस एग्जांपल में ले रहे हैं, ए जो है एक्स प्रॉपर्टी बी को बेच रहा है थ्रू सेल डीड। इस प्रॉपर्टी में ये बोल रहा है, इसमें रिस्ट्रिक्शन जो कोविनेंट लगा रहा है ये बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई के बीच में जो है ये 4 फीट वाइड पाथ जो है इस पे आपको कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करना, ताकि इस वाले प्रॉपर्टी और वाई वाले प्रॉपर्टी का जो ऑनर है, यहां से मेन रोड जाने के लिए ये रास्ता है, इस पे आपको कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। तो एक को बस डायरेक्शन दिया गया कि आपको इस प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करना। ये जो पाथ एरिया है, मान लीजिए ये बीच में 5 फीट वाइड पाथ है, 5 फीट वाइड पाथ।
तो इस पाथ पे आपको कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करना, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस ये स्पेस पे बिल्ट नहीं करना है कुछ। तो इस टाइप का यदि कोई कोवेनेंट है तो ये निगेटिव कोवेनेंट है। तो ये निगेटिव कोवेनेंट को बोला जाता है बर्डन बेनिफिट ऑफ द लैंड। तो बेनिफिट ऑफ द लैंड है क्योंकि इसको कुछ करना नहीं है, इंजॉय करता है। वाय यदि अपने प्रॉपर्टी को इंजॉय करने के लिए है तो मेन रोड पे जाने के लिए एक्सेस है, तो बेनिफिट है इस लैंड का। तो ये बेनिफिट ऑफ द लैंड है, और ये पॉजिटिव कोवेनेंट में बर्डन ऑन द लैंड बोला जाता है। तो हम वर्डिंग से हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव कोवेनेंट है या निगेटिव कोवेनेंट है। पॉजिटिव कोवेनेंट में हमेशा एक हो सकता है एक्सप्रेस एक्शन हो, कुछ करने को बोला जा रहा है, ठीक। और निगेटिव कोवेनेंट में कुछ ना करने को कर रहा है, मतलब आपको कोई एक्सप्रेस एक्शन शो नहीं करना। तो ये पॉजिटिव कोवेनेंट और निगेटिव कोवेनेंट हुआ। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा थ्रू डायग्राम जो हमने आपको अभी बताया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। और इसी केस में अब जो आपको बताया मैंने, पॉजिटिव कोवेनेंट में कुछ करना होता है और निगेटिव कोवेनेंट में कुछ नहीं करना होता। लैंग्वेज हमेशा टर्मिनोलॉजी जो है निगेटिव रहता है। इस वाले निगेटिव कोवेनेंट जो भी हमारा ये जिसको हम बेनिफिट ऑफ द लैंड बोलते हैं, सपोज इस केस में क्या बोल रहा है, आपको कुछ बिल्ड नहीं करना है, और इस वाले में बोल रहा है कि आपको बिल्ड करना, तो ये पॉजिटिव कोवेनेंट है। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता है कि हमेशा पॉजिटिव कोवेनेंट में आप ये बोलेंगे कि निगेटिव कोवेनेंट में हमेशा वर्डिंग जो है कुछ ना करने को ही रहेगा। हो सकता है कि आपको लैंग्वेज पॉजिटिव हो लेकिन कंडक्ट से आपको पता चले कि वो निगेटिव कोवेनेंट है, ऐसा भी हो सकता है। इस वाले केस में यदि हम देखते हैं, एक बार इसको आप देख लीजिए, यदि इस वाले केस में यदि बोल रहा 4 या 5 फीट वाइड पाथ आपको छोड़ना है, वर्डिंग पॉजिटिव है लेकिन ये निगेटिव कोवेनेंट है, तो कंडक्ट आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन वर्डिंग तो टर्मिनोलॉजी पॉजिटिव है। तो आपको जो है टर्मिनोलॉजी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये कोवेनेंट जो है निगेटिव कोवेनेंट है क्योंकि इससे बेनिफिट ऑफ द लैंड है, तो ये निगेटिव कोवेनेंट है। आई होप आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोवेनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम एक्सेप्शन देखेंगे। एक्सेप्शन में जो बताया है कि अगर अगर जो है कोई ऐसा डायरेक्शन दिया जा रहा है, अगर कोई इस तरह का डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आपको प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन इस प्रॉपर्टी पे आपको इस तरह से पार्टिकुलर मैनर में यूज किया जा रहा है, जैसे अभी आपको हमको अभी जो है निगेटिव कोवेनेंट और पॉजिटिव कोवेनेंट को समझाने के लिए जो हमने इलस्ट्रेशन अभी आपको जो एग्जांपल साइट किया, उस वाले केस में यदि मान के चलिए निगेटिव कोवेनेंट में आपको दिया गया है एडजॉइनिंग लैंड है और आपको 4 फीट वाइड पाथ रास्ता आपको छोड़ना है, तो हालांकि ये अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ तो एक्स, जैसे मान के चलिए एक्स नाम का आदमी है, वाई को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, एक्स डायरेक्शन दे दिया कि आपको जो है उस प्रॉपर्टी पे जो है ऑब्स्ट्रक्ट उसके वाई के बेनिफिट के लिए कि आपको इतना पाथ छोड़ना है ताकि वो अपना प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके। तो अब हम मेरा कहना है ये है कि अगर ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है और ए जो है मान लीजिए ए और बी, ये ए सेल कर रहा है बी को ये प्रॉपर्टी, तो कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्शन तो लगा रहा है कि आप जो है इस प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी के बीच में, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी एक्स है और वाई है, एक्स प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, वाई प्रॉपर्टी जो है ए जो है इसका ऑनर है, ए इसका भी ऑनर था, ये तो सेल कर रहा है बी को। इस प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट के लिए ये बोल रहा है 4 फीट
वाइड पाथ आप छोड़िएगा ताकि इसको एक्सेस रास्ता रहे। या फिर कुछ ऐसा बोल रहा है वह कि जो है आप यहाँ पे इस तरह का प्राइवेसी के लिए कुछ इस तरह का जो है आप लाइट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, एयर ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वाई। और ये प्रॉपर्टी वाई किसका है? ट्रांसफर्ड का है। मतलब दो पीस ऑफ लैंड है, वन दोनों एडजॉइनिंग है और एक प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। किसके ऊपर लगा रहा है? बी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए। यदि इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो ये वैलिड रिस्ट्रिक्शन है। तो ये एक्सेप्शन है जनरल प्रोविजन का। जनरल प्रोविजन जो हमने सेक्शन 11 में फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा। तो इस तरह का रिस्ट्रिक्शन यदि हम देखें तो जनरल से ऐसे लेमन में यदि कोई देखे लेमन लैंग्वेज में तो ऐसा मान ली ऐसा लगेगा कि आपको ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इसको आपको इतना वाइड पाथ छोड़ने के लिए, लेकिन ये भी तो अपना प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा। इस तरह का प्रोविजन जो है, जो भी अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगता है तो वो वैलिड रिस्ट्रिक्शन है। तो आई होप आपको सेक्शन 11 का जो ये कॉन्सेप्ट है आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो यही है इन शॉर्ट जो है सेक्शन 11 यही बोल रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके रिलेटेड जो एक लैंडमार्क केस है वो हम देखते हैं। चलिए उससे पहले हम इलस्ट्रेशन के थ्रू देखते हैं। फिर इसमें यह है कि मान के चलिए कि ये एक लैंड है, ये गार्डन है, गार्डन में एक स्टेट्यूट है, स्टेच्यू है। यहाँ पे मान के चलिए ये स्टेच्यू है, ये जो है सपोज कीजिए ये जो है प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। रिस्ट्रिक्शन इसको यही लगा रहा है कि आप इस गार्डन को जो है गार्डन को मैनेज कीजिएगा और ये जो स्टेच्यू है, जो भी स्टेच्यू है, इस स्टेच्यू को आप मेंटेन कीजिएगा और गार्डन को आप जिस हिसाब से मेंटेन कीजिएगा आप एक्सेस दीजिए और कोई यदि गार्डन आए तो उस पर आप चार्ज लगाइए, वो अलग चीज है। लेकिन स्टेच्यू जो है, स्टेच्यू को आप मेंटेन कीजिएगा। तो इस तरह का यदि कोई रिस्ट्रिक्शन है तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये किस तरह का रिस्ट्रिक्शन है? कोई ना कोई पॉजिटिव एक्ट करने को मिल रहा है। तो ये पॉजिटिव कोविनेंट है। पॉजिटिव कोविनेंट है तो इसको हम बोल देंगे बर्डन ऑन द लैंड। और हमेशा याद रखिए बर्डन ऑन द लैंड जो है, लैंड यदि जा रहा है, ये गार्डन जा रहा है और ये कॉम्प्लेक्स का जितना है ये एरिया प्रॉपर्टी यदि जा रहा है किसी को, तो इस एरिया पे जितना भी रिस्ट्रिक्शन लगाया है ये ट्रांसफर यदि कोई एक्सप्रेस्ड प्रोविजन के थ्रू एक्सप्रेसली जो है, जो भी ये सेल डीड बनाया है एक्सप्रेसली मेंशन करेगा इस चीज को कि आपको मेंटेन करना है और गार्डन है तो गार्डन को भी मेंटेन करना है। तो इस चीज का ये एक्सप्रेसली करेगा। ये बर्डन ऑन द लैंड जो है पॉजिटिव कोविनेंट है, ठीक है। तो अब ए जो है बी को ये सेल कर दिया। अब मान लीजिए बी फर्दर यदि किसी सी आदमी को सेल कर रहा है और सी को इस बात का नोटिस है कि ए जो है बी को ये पॉजिटिव कोविनेंट इसके ऊपर लगाया है कि स्टेच्यू को आपको ये करना है, मेंटेन करना है। और बी जो है बी यदि सेल कर रहा है, बी जो है कोई डीड के थ्रू जो है ना इस चीज को एक्सप्रेसली नहीं बोल रहा है, लेकिन सी को इस चीज का नोटिस है। अगर सी को नोटिस है तो ऐसा मान लिया जाएगा ए जो है ए जो है सी से ये बोल सकता है कि आपको इस स्टेच्यू और गार्डन को मेंटेन करना ही पड़ेगा। हालांकि बी अगर डीड में ये मेंशन ना भी करे तो भी सी को मैंडेटरी, क्योंकि इस चीज का इसको फैक्ट है और ये बर्डन ऑन द लैंड है, पॉजिटिव कोविनेंट है। तो लैंड के साथ जो है आपको ये बर्डन रहेगा, आपके ऊपर जो भी सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी होगा उसके ऊपर ये बर्डन शिफ्ट होगा और उसके साइड से भी पॉजिटिव एक्ट जो है एक्सपेक्ट कर रहा है लोग।
और ट्रांसफर जो है बाउंड कर सकता है, चाहे इसके बाद ये प्रॉपर्टी बी के बाद किसी के भी पास चले जाए, सी के पास चले जाए, डी के पास चले जाए या एक्स के पास चले जाए, तो वो जो है इस ए जो है इसको बाउंड करा सकता है कि आपको मेंटेन करना है। कुछ ऐसा ही फैक्ट जो है सिमिलर मिलता जुलता आपका जो है एक लैंडमार्क केस है टर्क वर्सेस मॉक्स है। इस केस में ये बोला गया है, जो सेक्शन 11 पे एक लैंडमार्क केस बोला जाता है इसको, और इसका जजमेंट दिया था लॉर्ड कॉटन। हम तो हमने सेक्शन 11 किया, अब हम सेक्शन 12 स्टार्ट करने से पहले हम एक डिफरेंस देख लेते हैं सेक्शन 10 एंड 11 में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 11 एंड 12? सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्टिंक्शन है इसका सेक्शन 11 एंड 12 का, देखिए सेक्शन 10 एंड 11 का, जो अभी हमने सेक्शन 11 किया ना कि रिस्ट्रिक्शन रिपेग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ का जो फर्स्ट जो लाइन है उसी में लिखा गया है कि क्रिएटेड एब्सोल्युटली, मतलब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है किसमें, सेक्शन 11 के केस में, और इसमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, तो मतलब ये जो है पोजेशन जो भी है हमारा इस पे हम किसी तरह का जो है इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। और सेक्शन 10 जो है ये कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन, एलियनेट करने से हम उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे, लेकिन सेक्शन 11 में हम एलियनेशन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, हम उसका जो है ना इंजॉयमेंट पे एक तरह से लगा रहे हैं रोक। तो देखिए इसका पहला जो डिफरेंस जो हम बोलेंगे डिफरेंस है सेक्शन 10 एंड 11 का, हम उस चीज पे बोलेंगे कि ये सेक्शन 10 अप्लाई कर रहा है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट पे भी और लिमिटेड इंटरेस्ट पे भी, लेकिन यदि हम सेक्शन 11 का बात करें ये प्रॉपर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट पे ही लग रहा है। और दूसरा डिस्टिंक्शन जो है यदि हम इसका पूरा डायरेक्ट यदि लैंग्वेज इसका रीड करें सेक्शन 10 एंड 11 में, इससे क्लियरली पता चल रहा है कि ये सेक्शन 10 का हेडिंग से ही पता चल रहा है कि ये रिस्ट्रेंट लगा रहा है कहाँ, एलियनेशन पे, और सेक्शन 11 में जो है रिस्ट्रेंट लगा रहा है उसके मोड ऑफ एंजॉयमेंट पे, उसको किस तरह से, क्योंकि आपने वो वर्डिंग पढ़ा था पार्टिकुलर मैनर, किस तरह से उसको एंजॉय करेगा उस चीज पे वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा। तो बेसिक डिफरेंस जो मेन डिफरेंस है दो डिफरेंस है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 जो बोल रहा है इसका हम टाइटल देखें तो ये बोल रहा है कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलियनेशन। मतलब बोल रहा है इसमें कंडीशन हम लगा रहे हैं, किसके ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं, हमेशा ट्रांसफरी के ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं। और किस तरह का कंडीशन लगा रहे हैं, पहला इसमें बोल रहा है कि अगर डिटर्मिनेबल मतलब होता है कि कोई चीज का खत्म होना, कम्स टू एन एंड, तो उसमें बोल रहा प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड हो चुका है इसमें, लेकिन उसमें कंडीशन ये लगाया है सब्जेक्ट टू ए कंडीशन और लिमिटेशन मेकिंग एनी इंटरेस्ट देयरइन रिजर्व्ड और गिवन टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, to seize on his becoming insolvent or endeavoring to transfer or dispose of the same, such condition or limitation is void। बोल रहा है कि यहाँ पे ट्रांसफरी को जो प्रॉपर्टी मिला है, बोल रहा है कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो चलता है आगे चल के, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड हो चुका है लेकिन कंडीशन उस पर यह लगाया गया है कि आगे चल के यदि वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो प्रॉपर्टी एक तरह से रिवर्ट बैक कर लिया जाएगा। इस तरह का यदि कोई कंडीशन है तो भी उस कंडीशन को हम वॉइड मानेंगे। और दूसरा इसमें यह भी है अटेम्प्टेड एलियनेशन यदि कोई करेगा मतलब ट्रांसफरी ही करेगा, क्योंकि ट्रांसफरी के पास प्रॉपर्टी आ चुका है, अगर वो फिर से ट्राई करेगा अटेम्प्टेड एलियनेशन तो उस तरह का भी प्रॉपर्टी को ये यदि कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है ट्रांसफर, तो ये टाइप दो तरह का कंडीशन को जो है सेक्शन 12 ये बोल रहा है कि ये कंडीशन वॉइड होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, लीज का एक्सेप्शन है। इसमें ये बोल रहा है कि अगर ये लीज लेसर लगा रहा, लेसर या फिर लेसर के कोई भी जिससे उसको बेनिफिट मिले, बोल रहा है देखिए नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू ए कंडीशन इन ए लीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम, मतलब लेसर या और लेसर का जो भी है उससे बेनिफिट उसको मिल रहा, बोल सकते हैं लेसर का लीगल हेयर बोल दीजिए, जिससे उसको बेनिफिट क्लेमिंग कर रहा है प्रॉपर्टी को लेस। तो अगर लेसी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ इन द केस ऑफ लीज
मतलब इंजॉयमेंट के लिए उसको ट्रांसफर किया गया। अब देखिए उस केस में यदि लेसर ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टी लीज को हम डिटरमाइन कर देंगे, कब डिटरमाइन करेंगे, अगर लेसी लेसी जो है जिसको प्रॉपर्टी मिला है एंजॉय करने के लिए, प्रॉपर्टी को उसका एक तरह से एंजॉयमेंट का राइट मिला है, लीज में क्या होता है एंजॉयमेंट का राइट मिलता है। अगर उस केस में अगर हम ये बोल दे रहे हैं कि लीज जो है डिटरमाइन हो जाएगा, कब डिटरमाइन होगा, जब लेसी जो है इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह का कंडीशन यदि लेसर लगाता है तो वो कंडीशन वैलिड है। तो ये एक एक्सेप्शन है सेक्शन 12 का। जनरली क्या होता है, इंसॉल्वेंट यदि ट्रांसफर हो जाता है तो हम ऐसे कंडीशन को वॉइड मानते हैं, लेकिन लीज के केस में ये वैलिड कंडीशन है। और सेक्शन 12 का जो पर्पस है, सेक्शन 12 का बेसिक पर्पस जो है ये है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, क्रेडिटर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। और दूसरी बात, और ये जो सेक्शन 12 जो है, सेक्शन 12 को हम ये बोल सकते हैं एक्सेप्शन है किसका, 31 और 32 का। 31 एंड 32 का जो हम आगे पढ़ेंगे, 31 एंड 32 का जो है ये जनरल प्रोविजन है, उसका ये एक्सेप्शन है सेक्शन 12। आप चाहे तो एक बार 31 और 32 का आप हेडिंग देखिए। 31 क्या बोल रहा है, कंडीशन दैट ट्रांसफर शैल सीज टू हैव इफेक्ट इन केस स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस और डज नॉट हैपन। बेसिकली ये बोल रहा है कि कोई सर्टेन है इवेंट है, या तो वो होता है या फिर नहीं होता, उस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर इस टाइप का कोई कंडीशन लग रहा है तो देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12, इसमें सबसे पहला वर्डिंग जो सेक्शन 31 का दिया, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, मतलब सेक्शन 12 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये गवर्न हो रहा है सेक्शन 31। On a transfer of property and interest therein may be created with the condition superadded that it shall cease to exist in case a specified uncertain event shall happen or in case a specified uncertain event shall not happen। तो मतलब ये हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो प्रोविजन है 31 का, ये 12 सेक्शन 12 जो है इसका एक्सेप्शन है। मतलब हम बोल सकते हैं सेक्शन 31 32 जो है जनरल प्रोविजन है, उसका एक एक्सेप्शन है सेक्शन 12। और सेक्शन 32 जो है वही बोल रहा है जो सेक्शन 31 में जो कंडीशन लगाए हैं आप, हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, या तो होता है या फिर नहीं होता है, तो सच कंडीशन मस्ट नॉट बी इनवैलिड। तो उसी 31 बोल सकते हैं, 32 जो है कंटिन्यूएशन ऑफ 31 का, और सेक्शन 12 जो है इन दोनों सेक्शन का एक्सेप्शन है। आई होप आपको सेक्शन 12 समझ में आ गया होगा। तो आज हमने इस वीडियो में कवर किया है सेक्शन 11, सेक्शन 12 और डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 10 एंड 12। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको कोई और इशू आती है रिलेटेड टू सेक्शन 10, 11, 12 और वट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ इन टीपीए, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमको पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं adb.kr.abhishek पे, और आप यूट्यूब पे हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और कोई इशू हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए और हम कोशिश करेंगे रिप्लाई करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और उसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 30। थैंक यू।